Good evening, doctors. Welcome back to the fourth session, fourth video of this series of understanding of 2D को 2D को एक अमेजिंग टेक्नोलॉजी है और इस अमेजिंग टेक्नोलॉजी को हमने कार्डियोलॉजी में बहुत बखूबी यूज किया है अब तक, और इसके आगे भी अगर हम इसका अंडरस्टैंडिंग और अच्छी तरीके से कर ले तो हमें और छोटे 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 मैकेनिक्स जो है कार्डियोलॉजी के वो समझने में और पेशेंट को इम्प्रूवमेंट देने में हमें बहुत ही इसका फायदा होने वाला है। आज का जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो है डायस्टोलिक डिस्फंक्शन, जो बहुत कॉमनली हमें हमारे पेशेंट के 2D को रिपोर्ट में दिखाई देता है। तो चलो जानते हैं कि ये एग्जैक्ट डायस्टोलिक डिस्फंक्शन 2D को से कैसे पहचानते हैं और इसमें क्या एग्जैक्टली वो देखा करते हैं। तो जैसे हमने लास्ट टाइम देखा कि डॉपलर की जो वेलोसिटी को जानता है, जो फ्लोइंग वेलोसिटी है, जो फ्लोइंग फ्लूइड है, उसकी वेलोसिटी को डॉपलर अच्छी तरीके से पकड़ सकता है। तो इस डॉपलर को यूज करते हुए, डॉपलर में भी पल्स डॉपलर जो स्पेसिफिक मैकेनिज्म है उसका यूज करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और इससे पल्स डॉपलर को यूज करके यानी वेलोसिटी को जानते हुए डायस्टोलिक डिस्फंक्शन कैसे जाने, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले व्हाट इज डायस्टोल, सो इम्पोर्टेंस ऑफ डायस्टोल ये समझना बहुत ही जरूरी है। कार्डियोलॉजी में हमें एक चीज पता है कि सबसे बेसिक और एकदम फंक्शनल और वाइटल ऑर्गन जो है वो है आपका हार्ट। अब ये हार्ट का जो आपका जो साइज और डायमेंशन जो है वो समझो कि यहाँ पे 4 चेम्बर्स होते हैं। ये आपका LA, ये आपका LV, ये है RV और ये है RA। ओके, तो आरए में पूरे बॉडी के एक्सट्रीमिटीज से यानी लोअर एक्सट्रीमिटीज से इंफीरियर वेना केवा और अपर एक्सट्रीमिटीज से सुपीरियर वेना केवा इसमें वेनस ब्लड लेके आते हैं। फिर ये वेनस ब्लड जो है यहाँ से ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये जाएगा लंग्स के पास, लंग्स के पास ये जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन। लंग्स क्या करेगा, तो ये जो आया हुआ ब्लड है इसे वापस लेफ्ट आर्ट्रियम में भेजेगा थ्रू द पल्मोनरी वेन, ये है पल्मोनरी आर्टरी, और ये पल्मोनरी वेन से ये जब लेफ्ट आर्ट्रियम में ये जो ब्लड वेनस रिटर्न आ रहा है लंग्स से, तो सारे ऑर्गन्स अपना वेनस रिटर्न राइट आर्ट्रियम में देते हैं। तो लंग्स अकेला ऑर्गन है जिसका वेनस रिटर्न जो है या फिर जिसका जो है वो LA में आता है, और जब LA से ये पास आके LV में जाएगा, और जब LV से ये फिर जाएगा एओर्टा में, और एओर्टा से पूरे बॉडी को इसका सप्लाई होता है। ओके, तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये बो एंड एरो का यहाँ पे ये एनिमेशन क्यों है। तो इसीलिए बिकॉज हम लोगों के बीच में बहुत एक मिसकंसेप्ट है कि अगर हम पूछा जाए कि सिस्टोल और डायस्टोल, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं कि जब हार्ट रिलैक्स होता है, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं तो उसे हम लोग डायस्टोल कहते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसे हम लोग सिस्टोल कहते हैं। तो इसमें से सबसे एक्टिव फेज कौन सी है, अगर ये हमें पूछा जाए तो बहुत बार हम लोग ये यही समझता है कि सिस्टोल जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वाली चीज है ये एक्टिव फेज होगी, लेकिन ये सरासर गलत है। अगर डायस्टोल और सिस्टोल के बारे में देखा जाए तो जैसे कि बो एंड एरो है, यहाँ पे जब यहाँ पे जो धनुष्य है और ये बाण है, जब मैं बाण को पीछे खींच रहा हूं तो दैट इज योर सिस्टोल, एंड जब ये बाण आगे जाता है दैट इज योर सॉरी ये आपका डायस्टोल है जब मैं बाण को पीछे खींच रहा हूँ, और जब मैं बाण को ये जो बो में रिलैक्स करता हूँ और जब ये बाण आगे जा रहा है तो इसे मैं कहूंगा सिस्टोल। तो ये है आपका डायस्टोल और ये है आपका सिस्टोल। तो यहाँ पे एक्टिव फेज अगर देखें तो इस बाण को पीछे खींचना ये एक्टिव फेज है, यानी क्या कि जब आपके वेंट्रिकल्स जब है ये डायस्टोल में जाते हैं तब पूरे एक्सट्रीमिटीज में जो कुछ ब्लड है वो राइट आर्ट्रियम में आता है, ये फोर्सफुली राइट आर्ट्रियम में लाया जाता है। सिमिलरली सेम टाइम में लंग्स में जो कुछ भी ब्लड है जो ऑक्सीजनेट हो रहा है तो वो वहां से वेनस, ये भी वेनस रिटर्न है, ये भी वेनस रिटर्न है।
क्योंकि ये पल्मोनरी वेन का वेनस रिटर्न है, ये आपका इंफीरियर वेना की और सुपीरियर वेना का वेनस रिटर्न है। तो ये जो वेनस रिटर्न वापस आते हैं, तो ये वेनस रिटर्न ये एक्टिव फेज होती है हार्ट की, और जितना हार्ट ज्यादा एक्टिव फेज में जाएगा, जितना ज्यादा डायस्टोलिक फेज में जाएगा, तो उतना स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर सिस्टोलिक फेज जो है वो उतना ज्यादा फोर्सफुली वो कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करती है। तो इसको हम कैसे जाने कि आगे जाके कि डायस्टोल अभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायस्टोल ये एक्टिव फेज है और ये डिफाइन करता है। क्योंकि अगर हम स्टर्लिंग्स लॉ भी देखें तो फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ में बोला गया है, इफ यू वांट टू इंक्रीज द स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर कार्डियक आउटपुट बढ़ाना है तो आपको वेनस रिटर्न बढ़ाना पड़ेगा। तो मोर द वेनस रिटर्न मोर द कार्डियक आउटपुट। तो वेनस रिटर्न मतलब क्या, तो डायस्टोलिक फेज इज योर वेनस रिटर्न, और जो सिस्टोल है या फिर जो कार्डियक आउटपुट है दैट इज योर सिस्टोलिक फेज। तो डायस्टोलिक फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर, बिकॉज इट्स एक्टिव फेज, और एक्टिव फेज में एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होता है एज कम्पेयर, क्योंकि पैसिव में तो जितना आप इट्स लाइक स्टैटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, तो डायस्टोल इज योर स्टैटिक एनर्जी, एंड देन वो स्टैटिक एनर्जी को ही कन्वर्जन का जो है उसका काइनेटिक एनर्जी में होने वाला है। तो अभी इस फेज में ये डायस्टोलिक डिसफंक्शन या फिर डायस्टोल को हमें जानना है, तो कैसे जाने, तो लास्ट सीजन में हमने देखा था कि अगर मैं 4 चेंबर व्यू में यहाँ पे जब मैं मेरा ट्रांसड्यूसर रखूंगा, तो ट्रांसड्यूसर में रखने के बाद यहाँ से यहाँ तक ये मैंने एक लाइन बनाई है, इस लाइन को कि यहाँ पे मैंने ये प्रेशर पॉइंट पे मैंने मेरा जो है ये पॉइंट फिक्स किया। तो इस प्रेशर पॉइंट के यहाँ पे और यहाँ पे जो कुछ अलग अलग वेलोसिटीज है, इस वेलोसिटीज को स्टडी करना इस मेटल इनफ्लो का पल्स डॉपलर है। तो ये वेलोसिटी जो होती है, अभी जब मैं डायस्टोल में जाऊंगा तो यहाँ से ड्यूरिंग डायस्टोल ये आपका है लेफ्ट ऑट्रियम और ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जो ब्लड जाएगा, तो उसकी वजह से या जो फर्स्ट फेज आएगा दैट इज द रैपिड फिलिंग। तो रैपिड फिलिंग जो है वो बहुत फास्ट होती है। देन एक अलग एक फेज आती है कि जब वेंट्रिकल ऑलमोस्ट भर चुका होता है, तो जो फिलिंग जो है वो फिलिंग का जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो थोड़ा जो है वो स्टैग्नेंट होता है। तो स्टैग्नेंट होने के बाद जब आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी जब वेनस वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा है उसके एंड में जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो लेफ्ट आर्ट्रियम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ से जो बचा हुआ ब्लड है ये फोर्सफुली फिर से अंदर जोर से ढकेलेंगे इनटू योर लेफ्ट वेंट्रिकल। तो उसकी वजह से ये ड्यूरिंग आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे और एक आपको थ्रोट पिक दिखेगा। तो ये जो वेलोसिटी है जो है दैट इज योर ई वेलोसिटी ड्यूरिंग रैपिड फिलिंग एंड डायस्टेसिस। तो आफ्टर डायस्टेसिस जो अट्रियम की वजह से, अट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो पीक दिखता है दैट इज योर ए वेलोसिटी। तो ई वेलोसिटी इज प्योरली डायस्टोल की वजह से जो होने वाली है दैट इज योर ई वेलोसिटी। एंड at the end of a diastole जब atrial contraction होगा, so that will be your A velocity. So obviously अगर E velocity यानी atrial, अगर ventricular diastole ये सबसे बड़ा पार्ट है, पावरफुल पार्ट है, तो इसका वेलोसिटी E का वेलोसिटी A के वेलोसिटी से हमेशा ज्यादा ही होना चाहिए। सो दिस जो रेशो है, ये रेशो यानी अगर यहाँ A वेलोसिटी अगर 8 है तो ये 10 होना चाहिए। तो ये रेशो ऑलमोस्ट 1 के ऑलमोस्ट बराबर या फिर 1 से भी नीचे होना चाहिए। ये वैल्यू जो है ई वैल्यू जो है ए से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन अप टू सर्टेन अमाउंट जो हम आगे जाके देखेंगे। तो यस ये है सबके फेवरेट कैरेक्टर टॉम एंड जेरी। तो हम लोग आज जरा जेरी को जरा साइड में रखेंगे और जरा ये टॉम यहाँ पे क्या कर रहा है, तो इसका कोरिलेशन अगर आप करोगे तो आपको डायस्टोलिक फेज और उसमें से जो डायस्टोलिक डिसफंक्शन क्या होता है ये समझने में थोड़ा और आसानी हो जाएगी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक ड्राइंग निकाला था जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये जो पार्ट है तो ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल।
तो लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद यहाँ पे जो है समझ लीजिए कि ये है इसका टॉम का हाथ जो है ये मिट्रल वॉल है, और टॉम का जो सर है ये है आपका लेफ्ट अट्रियम। तो लेफ्ट अट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में समझो ये जो अभी टॉम हवा फूंक रहा है, तो ये हवा इस बलून में जाएगा और ये बलून फूलेगा। तो ये हवा कहाँ से आ रहा है? तो उसके लंग्स से आ रहा है। तो इसका लंग्स में जो हवा है वो हवा उसके मुंह में आया है, तो उसके मुंह से ये जो हवा है ये उसके बलून में जा रही है। ओके, तो ये बलून वो कब तक फूला सकता है? जब तक कि यहाँ का जो प्रेशर है, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर जब तक सेम नहीं हो जाता तब तक टॉम जो है ये हवा को फुला सकता है। अभी यहाँ जो कुछ है ये मटेरियल, ये बलून है, तो इस अभी बलून की जगह पे अगर आप समझो कि यहाँ पे अगर ये प्लास्टिक का एक छोटा सा अगर ट्यूब होता तो एक आफ्टर सम टाइम वो रुक जाता टॉम, और वो जो से ज्यादा वो इन्फ्लेट नहीं कर पाता, बिकॉज एज इट इज अ बलून, उसका एरिया ज्यादा है, उसका इलास्टिसिटी ज्यादा है, तो टॉम बहुत देर तक इस बलून को वो इन्फ्लेट कर सकता है, और लंग्स में से ये हवा लेफ्ट उसके मुंह में आ रही है, वहां से यहाँ तक एट सम पॉइंट यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर जब सेम हो जाएगा, तो यहाँ का एरिया बड़ा है, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर जब सेम हो जाएगा तो टॉम रुकेगा, और रुकने के बाद फिर ये जो बलून है, तो ये बलून का हवा जो है अगर जैसे ये यहाँ से हाथ छोड़ेगा तो ये बलून का हवा जो है, या फिर जेरी ने अगर यहाँ पे पिन अगर लगा दी तो ये सारी हवा जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगी। सो समझिए कि ये जो बलून इन्फ्लेट हो रहा है ये आपका डायस्टोलिक फेज है। ओके, तो ये लेफ्ट आर्ट्रियम इसमें जितना ब्लड आया है लंग्स से जितना ब्लड आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में, तो लेफ्ट एट्रियम ये सारा ब्लड उस लेफ्ट वेंट्रिकल में पुश कर रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल भी बलून की तरह होता है, वो भी इलास्टिक है, उसका एरिया बड़ा है, लेकिन एट सर्टेन लेवल उसका इलास्टिसिटी, उसका एरिया वो रुकेगा, और उसके बाद जो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने वाला ब्लड है वो स्टॉप हो जाएगा। वो स्टॉप होने के बाद जैसे ही ये डायस्टोल जो है वो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ का प्रेशर जब बढ़ेगा, तो गुड थिंग इज के अगर हम देखें तो मिट्रल वॉल हमेशा अंदर की तरफ मुड़ी होती है। मिट्रल वॉल अंदर की तरफ जो है वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है, तो इसकी वजह से ब्लड यहाँ से अंदर आता है, लेकिन यहाँ से जब ये पूरी तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल समझो इतना बड़ा हो गया, तो जब ये पूरा डायस्टोल खत्म होगा तो यहाँ से ब्लड वापस नहीं जाएगा, क्योंकि ये अंदर की तरफ मुड़ा है। तो जब ये डायस्टोल का एंड होगा तो मिट्रल वॉल क्लोज हो जाएगी, और मिट्रल वॉल की जगह पे यहाँ पे जो एओर्टिक वॉल होता है, एओर्टिक वॉल ओपन हो जाएगा और यहाँ से ब्लड एओर्टा से बाहर निकलेगा। तो ये नेचुरल फिनोमेनन है, नेचुरल मैकेनिज्म है। तो इसी तरीके से अब जब डायस्टोलिक डिस्फंक्शन होता है, यानी समझो कि ये जो रबर का बॉल है या फिर रबर का बलून है, इसकी जगह पे अगर ये हार्ड हो गया, और हार्ड होने की वजह से ये ज्यादा फूल नहीं रहा है, अगर आपको मैंने एक बलून इन्फ्लेट करने को बोला और एक कैरी बैग इन्फ्लेट करने को बोला, और बोला कि कैरी बैग का भी साइज उतना ही होना चाहिए या फिर वॉल्यूम उतना बढ़ना चाहिए, तो क्योंकि कैरी बैग में वॉल्यूम ज्यादा नहीं बढ़ेगा, बलून में वॉल्यूम ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि वो इलास्टिक है। तो अब अगर आप कैरी बैग को इन्फ्लेट करोगे, सो दैट विल रेज अ प्रेशर इनसाइड योर माउथ। माउथ में प्रेशर बढ़ेगा, बिकॉज आप इन्फ्लेट करने का ट्राई कर रहे हो और प्रेशर पुश कर रहे हो उस कैरी बैग में, लेकिन वो इन्फ्लेट नहीं हो रहा है। एंड ऑन अदर हैंड धीरे धीरे क्या होगा, आपके लंग्स में भी बैक प्रेशर जाएगा। तो आपके लंग में बैक प्रेशर जाने के बाद माउथ का प्रेशर, लंग का प्रेशर, तो आप रुक जाओगे, आप बोलोगे ये पॉसिबल नहीं है। सेम थिंग हैपन इन योर हार्ट, और उसकी वजह से यानी यहाँ पे ये जो आपके पल्मोनरी वेन है, यहाँ पे समझो आपके लंग्स है, तो ये पल्मोनरी वेन अभी जब लेफ्ट वेंट्रिकल ने मना कर दिया कि मैं नहीं ज्यादा फूलने वाला, तो लेफ्ट अट्रियम पे जो प्रेशर है, वो जो प्रेशर है वो प्रेशर बढ़ेगा, वो बैक प्रेशर आएगा आपके लंग्स पे,
तो लंग्स में तो ब्लड आया है, तो वो ब्लड लंग्स देना चाहता है, लेफ्ट एट्रियम फूल रहा है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं फूल रहा है बिकॉज ऑफ सो मेनी कॉजेस लाइक लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर हाइपरट्रॉफी है, या फिर कॉन्स्ट्रक्टिव मायोपैथी है। तो ऐसे कंडीशन में लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं फूल रहा है तो बैक प्रेशर आएगा एलए पे, और एलए से बैक प्रेशर जाएगा लंग्स पे। लंग्स पे मतलब अल्वेओलाई पे। अभी अल्वेओलाई जिसमें हवा होनी चाहिए, बैक प्रेशर आया तो अल्वेओलाई में फ्लूइड जमा हो जाता है। ये जो ब्लड है, ये ब्लड रिवर्स जाके अल्वेओलाई में इसका ऊजिंग होगा, और ऊजिंग की वजह से अल्वेओलाई में अगर पानी भरना शुरू हो गया तो दैट विल ट्रिगर अप योर बैरो रिसेप्टर्स, और बैरो रिसेप्टर्स ट्रिगर होने के बाद हमारे जो पेशेंट है ये हमेशा ऐसी सिम्टम्स लेके आते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, टायर्डनेस और जनरलाइज वीकनेस। तो जब पेशेंट का डायस्टोल प्रॉपर नहीं होता है, अगर इम्प्रॉपर डायस्टोल है तो बैक प्रेशर लेफ्ट एट्रियम पे आता है, लेफ्ट एट्रियम का बैक प्रेशर लंग्स पे आता है, और लंग्स पे प्रेशर आने के बाद उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी अल्वेओलाई में जो पानी भरना शुरू हो जाता है, तो दैट क्रिएट्स अ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, टायर्डनेस और जनरलाइज वीकनेस जैसे फटीग जैसे जो प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे ये दिखाई देने लगते हैं। तो कॉजेस अगर देखा जाए कि व्हाई डायस्टोलिक डिस्फंक्शन हैपेंस, सो लेट्स अंडरस्टैंड डायस्टोलिक डिस्फंक्शन इसलिए होते हैं। इसमें भी 3 मेजर कॉजेस है, जैसे कि एक पहला कॉज तो ये है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। हम सबको पता है कि हमारे बहुत सारे मैक्सिमम पेशेंट जो है जो हाइपरटेंशन से जूझ रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होने की वजह से ये लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी तरह से कंप्लायंस में नहीं होता है। लेफ्ट एट्रियम से आने वाले जो वेनस या जो ब्लड आता है तो उसके लिए उसको कंप्लाई नहीं करता है, उसकी वजह से ये ज्यादा फूल नहीं पाता है, तो बैक प्रेशर लेफ्ट एट्रियम पे जाता है, उसका बैक प्रेशर अगेन लंग्स पे जाता है। ये मैक्सिमम यानी हमारे पास आने वाले 95% केसेस जो है, जो वो 95% केसेस लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी से जूझते हैं। ऐसे कंडीशन में हमें एक चीज और पता है कि ये पेशेंट में LVEF जो है वो नॉर्मल होता है, तो इसीलिए हम ऐसी कंडीशन को हार्ट फेलियर विथ प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, जहां पे हमें डायस्टोलिक डिस्फंक्शन दिखाई देता है, जहां पे हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जहां पे हमें LVEF जो है वो नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन पेशेंट जो है वो सिम्टम्स में रहते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस। बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे अमाइलोइडोसिस और या फिर सार्कोइडोसिस जैसी कंडीशन होती है। हाइपरट्रॉफी और अमाइलोइडोसिस और सार्कोइडोसिस इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसमें पैथोजेनेसिस जो है वो अलग होती है। तो ये कंडीशन में भी लॉस ऑफ मायोकार्डियल इलास्टिसिटी जाने की वजह से ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल कंप्लायंट नहीं होता है टू इंक्रीज टुवर्ड्स द इंक्रीज diastolic volume and diastolic volume, so that is why it causes a diastolic dysfunction again। हमें पता है कि हार्ट एक बहुत थिन मेम्ब्रेनस कवर में रैप अप है, और उसको कहते हैं हम लोग पेरिकार्डियल टिश्यू। तो ये जो पेरिकार्डियम है, ये पेरिकार्डियम हार्डली 3 mm का इसका थिकनेस होता है नॉर्मली, लेकिन जब पेरिकार्डियल डिसीजेस होते हैं जैसे पेरिकार्डाइटिस है या इन्फेक्टिव एंडो का, तो ऐसे कंडीशन में व्हाट हैपेंड कि ये पेरिकार्डियम जो है उसको स्वेलिंग या फिर इसका हाइपरट्रॉफी होने की वजह से जो अंदर यानी वो कैरी बैग में पैक या फिर वो पेरिकार्डियम में रैपअप जो लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर हार्ट है, वो पूरी तरीके से डायस्टोल में नहीं जा पाता है, एंड दैट लीड्स टू डायस्टोलिक डिस्फंक्शन। लेकिन ये दोनों भी केसेस जो है ये बहुत रेयर फॉर्म में हमारे पास आते हैं। मैक्सिमम हमारे केसेस जो है वो LVEF या LVH के जो हमारे पेशेंट जो है वो हमारे पास ऐसे मैक्सिमम पेशेंट आते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका लेफ्ट आर्ट्रियम, और ये लेफ्ट आर्ट्रियम को जोड़ने यहाँ पे जो आपका ये है मिट्रल वॉल, ये मिट्रल वॉल के यहाँ पे आपके जो पल्मोनरी वेन जो है वो आते हैं आपके लंग्स से। तो लंग्स का काम है ये पल्मोनरी वेन थ्रू यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड को
यानी एक्चुअली ये काम लंग्स नहीं करते हैं, ये काम खुद आपका लेफ्ट वेंट्रिकल ही करता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब धनुष्य बाण की रात ये जो उस धनुष्य का जो ये है, तो धनुष्य को जब हम पीछे खींचते हैं तो उसकी वजह से ये ब्लड जो है ये सक होके लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, जिससे कि आपका पहला जो फेज है वो है रैपिड फिलिंग। तो रैपिड फिलिंग का फेज आएगा, उसके बाद डायस्टेसिस का फेज आएगा, एंड देन जब पूरी तरीके से जब LA का प्रेशर और LV का प्रेशर ये सेम हो जाएगा, प्रेशर सेम होने के लिए यहाँ पे जो सिस्टोल में जो LV है तो डायस्टोल में LV का एरिया बढ़ेगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है ये 140 ml तक जाएगा। और ये 140 ml तक जब जाएगा तब यहाँ का प्रेशर, LA का प्रेशर और LV का प्रेशर सेम हो जाएगा। सेम होने के बाद LV जो है वो सिस्टोल में जाएगा। सिस्टोल में जाने के बाद यहाँ का मिट्रल वॉल जो है ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। मिट्रल वॉल क्लोज होने के साथ जो एओर्टा है, एओर्टा का जो एओर्टिक वॉल है वो एओर्टिक वॉल ओपन होगा और यहाँ से ब्लड स्ट्रोक वॉल्यूम की तरह या फिर कार्डियक आउटपुट की तरीके से बाहर निकलेगा। दिस इज अ नेचुरल नॉर्मल मैकेनिज्म इन केस ऑफ डायस्टोलिक डिस्फंक्शन। ये अगर इतना होना 140 तक जाना चाहिए था, अगर ये 140 ना जाके अगर ये उससे कम हो जाता है, जैसे कि 140 की जगह पे अगर ये 100 है या फिर 80 है, तो ये कंडीशन में एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हो जाने की कंडीशन में यहाँ पे डायस्टोलिक डिस्फंक्शन जो है तो ये हो सकता है। डायस्टोलिक डिस्फंक्शन के हमने देखे कि कॉजेस है, एक तो हाइपरटेंशन, कंटिन्यूस हाइपरटेंशन, ये डायस्टोलिक डिस्फंक्शन की तरफ लेके जाता है। दूसरा तो CAD, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, यानी अगर मेरे लेफ्ट वेंट्रिकल में जो मायोकार्डियम है, अगर हमें अब एक चीज पता चल गई है कि डायस्टोल एक्टिव फेज है, तो एक्टिव फेज के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी लाने के लिए मायोकार्डियम का एक्टिव होना जरूरी है, उसके लिए ब्लड सप्लाई लगेगा मायोकार्डियम को। इन केस ऑफ CAD, इन केस ऑफ इस्केमिक हार्ट डिसीज, अगर मायोकार्डियम को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं है तो मायोकार्डियम डायस्टोल पूरी तरीके से नहीं कर पाता है, और ये डायस्टोल कम होने की वजह से डायस्टोलिक डिस्फंक्शन में हार्ट जाता है, जिसके चलते जो 140 तक एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जाना एक्सपेक्टेड था उतना ना जाके उससे कम जाएगा, और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होने की वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम भी आगे जाके जो है वो स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम होगा। हालांकि उसमें LVEF नॉर्मल रहे, जैसे मैंने बोला कि 140 अगर यहाँ पे आपका EDV है और आपका स्ट्रोक वॉल्यूम अगर 70 ml है, तो ये दर्शाता है कि 50% इजेक्शन फ्रैक्शन है। लेकिन डायस्टोल अगर सिर्फ हुआ आपका 80 ml और सिस्टोल हुआ आपका 40 ml, तो भी आपका LVEF 50% आएगा, लेकिन आपका जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है ये कम हुआ है। तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है। स्ट्रोक वॉल्यूम ये पैसिव एक्शन है आपका डायस्टोल का। स्ट्रोक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन से नहीं बढ़ेगा। स्ट्रोक वॉल्यूम अगर बढ़ाना है तो हमें एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी बढ़ाना पड़ेगा। सो जैसे ही EDV बढ़ेगा नॉर्मल कंडीशन में, तो EDV बढ़ेगा तो आपका डेफिनेटली स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा। लेकिन इन केस ऑफ, यहाँ पे एक लेकिन है कि इन रेयर के जैसे कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जैसे चेंजेस है, तो जहाँ पे ऑलरेडी आपका EDV भी बढ़ा हुआ होता है और वहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हुआ होता है, लेकिन ये केसेस बहुत कम है हमारे पास जहाँ पे LVEF बहुत ही कम होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम पेशेंट को इम्प्रूवमेंट देने के लिए अलग टैक्टिक्स यूज करते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो हम लोग कह रहे हैं कि डायस्टोलिक डिस्फंक्शन जो है ये करेक्ट करने के लिए हमें CAD और हाइपरटेंशन को करेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। अभी ये डायस्टोलिक डिस्फंक्शन के अलग अलग ग्रेड्स कैसे मिलते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि दो वेलोसिटीज हम डिटेक्ट करते हैं यहाँ पे, एक तो E वेलोसिटी और A वेलोसिटी। अभी E और A वेलोसिटी में एक जैसे हमने देखा कि डिफ्लेक्शन जो है E वेलोसिटी ये बड़ी होती है A वेलोसिटी से, क्योंकि
ये डायस्टोलिक या फिर रैपिड फिलिंग का फेज है, और ये है आपका एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का फेज, और जिसके चलते एलए जो है ये एलवी में ब्लड, जो एलए से एलवी में ब्लड जा रहा है, दैट इज अ वेरी नॉर्मल और नॉर्मल फिनोमेना। तो ये हो गया आपका नॉर्मल मैकेनिज्म कि E इज ग्रेटर देन A। अगर E इज लेस देन A, यानी ऐसी कंडीशन आएगी कि जिसकी वजह से आपका रैपिड फिलिंग जो है उसका वेलोसिटी कम है लेकिन एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का वेलोसिटी ज्यादा है, तो इन दैट कंडीशन वी कैन से इट्स अ टाइप 1 और ग्रेड 1 डायस्टोलिक डिस्फंक्शन। तो टाइप 1 या ग्रेड 1 डायस्टोलिक डिस्फंक्शन में E छोटा रहेगा A से। तीसरा जो ग्रेड है उसमें E और A ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, या फिर E जो है वो A से थोड़ा बड़ा रहेगा। अभी ये फेज में आप बोलोगे कि इट्स लाइक अ नॉर्मल, तो क्योंकि नॉर्मल में भी E A से बड़ा है। लेकिन ग्रेड 2 में जो है वो एक चीज होती है कि जब हमारे हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं, तो हाइपरटेंशन के पेशेंट में हमें पता है कि उसका प्रीलोड जो है, प्रीलोड हाइपरटेंशन में बढ़ा हुआ होता है। तो प्रीलोड बढ़ा हुआ होता है मतलब क्या, जो डायस्टोल का जो फेज है यानी हार्ट रेट पेशेंट का बढ़ेगा या फिर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में जो डायस्टोल है ये एक्टिव फेज है, लेकिन इसके साथ ड्यू टू इंक्रीज हार्ट रेट एंड प्रीलोड ये जो है ये सूडो वेलोसिटी अपने आप बढ़ जाएगी। दिस इज कॉल्ड सूडो वेलोसिटी बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड प्रीलोड। और ये ए जो है ये नॉर्मल दिखेगा बिकॉज ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो अभी ये जानेंगे कैसे कि ये सूडो नॉर्मल है या क्लियरली नॉर्मल है। तो इसके लिए एक मैन्योर किया जाता है, वाल्सल्वा मैन्योर, यानी पेशेंट को जब टूडी को करते हैं तो उसको कैरोटिड आर्टरी पे अगर आप मसाज करोगे तो उससे क्या होता है कि प्रीलोड कम होता है। प्रीलोड कम होने की वजह से हार्ट, क्योंकि वाल्सल्वा मैन्योर जब होता है तो उससे हार्ट रेट कम होता है, उससे प्रीलोड कम होगा। प्रीलोड कम होने के बाद अगर आपको ये जो आप पहले जो देख रहे थे कि E was greater than A, अगर बाद में वो E is shorter than A, तब आप समझ जाओ कि ये ग्रेड 2 डिस्फंक्शन है। और एक मैकेनिज्म है कि बाय टिश्यू डॉपलर E प्राइम और A प्राइम ये दोनों का रेशो निकाला जाता है, एंड बाय दैट आल्सो ग्रेड 2 और नॉर्मल इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये होता है आपका ग्रेड 2। ग्रेड 3 में क्या होता है, तो ग्रेड 3 में थोड़ा प्रॉब्लम और क्रिटिकल हो जाता है कि जिसमें आपका रैपिड फिलिंग बहुत ही फास्ट हो गया, और उसके साथ रैपिड फिलिंग फास्ट होने के बाद आपका जो ए है यानी अट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जो यानी एक अभी प्रेशर जो था लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी तरीके से कंप्लायंट नहीं था, जिसकी वजह से प्रेशर जो है ये कंप्लीटली लेफ्ट आर्ट्रियम पे ही आ रहा है। और ये प्रेशर बढ़ने की वजह से अभी जो ए है यानी आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो भी उसका ए का वेलोसिटी भी कम हो रहा है, और ई का जो इसके कंपैरिजन में ई जो है ई का वेलोसिटी बड़ा है। तो E का वेलोसिटी जो है जो कम है वो उतना ही है, लेकिन A का वेलोसिटी जो लास्ट में जाना चाहिए था तो इसमें दिख रहा था, तो E का वेलोसिटी और भी यानी E का उतना ही रहा और A का वेलोसिटी जो है वो कम हो गया। और ये जो है ये सब होते वक्त डी एक्सेलरेशन टाइम जो होता है यानी ड्यूरिंग डायस्टोल, डी एक्सेलरेशन मतलब आप जैसे धनुष्य बाण पे आप लगा रहे हो, बाण खींच रहे हो, तो दैट इज डी एक्सेलरेशन टाइम। बाण खींचने की प्रोसेस है डी एक्सेलरेशन टाइम। इफ इट इज लेस देन 150 एंड द E by A रेशियो जो है इफ इट इज लेस देन 1.5 then it is called as a severe dysfunction or a grade 3 dysfunction। ग्रेड 3 डिस्फंक्शन यानी जहां पे आपका एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का भी प्रॉब्लम अभी पेशेंट को होने लगा है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस बैक प्रेशर ऑन लेफ्ट आर्ट्रियम। तो लेफ्ट आर्ट्रियम भी अभी पैथोलॉजी में इन्वॉल्व होने लग गया है, दैट इज योर सीवियर डिस्फंक्शन केस।
सूडो नॉर्मल में मैंने जैसे कहा कि अगर आप वेल्सलवा मैन्योर करते हो और उससे अगर प्रीलोड कम होने के बाद जो ई बाय ए रेशियो जो नॉर्मल की तरह दिख रहा था वो उल्टा दिखने लग जाए तो समझो ये ग्रेड 2 का है या फिर मॉडरेट डिस्फंक्शन है। माइल्ड डिस्फंक्शन है ग्रेड 1 डिस्फंक्शन जो नॉर्मली 40s के बाद ऑलमोस्ट बहुत सारे केसेस में होता है। इन दैट केस E is shorter than A because of a diastolic dysfunction. So ये तीन फेजेस है, तीन ग्रेडेशन है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ग्रेड। तो ये सारे तीनों ग्रेड हम लोग बाय 2D को डायस्टोलिक डिस्फंक्शन हम लोग जान सकते हैं। अगली बार जब आपका पेशेंट आपके पास आएगा विद डायस्टोलिक तो उसमें आप ये देखना मत भूलिए कि E वेलोसिटी, A वेलोसिटी, ये जो ग्राफ उसके साथ आता है तो ये ग्राफ का स्टडी करना मत भूलिएगा। तो ये ग्राफ अगर आप स्टडी कर पाते हो तो आपको समझ में आएगा कि आपका वेंट्रिकुलर फिलिंग और आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन ये दोनों का वेलोसिटी में क्या संबंध है। आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 3 है या फिर वेल्सलवा मैन्युअल जैसे ग्रेड 2 का पेशेंट है तो दैट मीन्स पेशेंट का प्रीलोड बहुत ज्यादा है, वेनस रिटर्न बहुत ज्यादा आ रहा है, हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें अलग स्टेप्स लेने हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारी जो ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं दैट इज वेरी प्रिसाइज और वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अभी ट्रीटमेंट जैसे कि HFRT हार्ट फेलियर रिवर्सल थेरेपी में हम लोग पेशेंट को स्नेहन स्वेदन यानी दे आर काइंड ऑफ अ मैन्युअल, स्नेहन स्वेदन, स्वेदन से आप फिर से प्रीलोड कम कर रहे हो। आप हमें पता है कि आफ्टर एवरी स्वेदन 200-300 ml तक फ्लूइड लॉस होता है तो जिससे भी डायस्टोलिक डिस्फंक्शन कम होने में आपको हेल्प हो सकती है। IRP जैसी टेक्निक्स है जहाँ पे हम मायोकार्डियल का ब्लड सप्लाई बढ़ाएंगे जिसके चलते हुए डायस्टोल जो एक्टिव फेज है उसके लिए एनर्जी मिलेगी थ्रू द ब्लड सप्लाई, तो जिसके वजह से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। अगेन अमारी ऑयल विरेचन, रेगुलर अमारी ऑयल विरेचन जैसी प्रोसेस है जिससे हम लोग इमीडिएटली 200, 300, 400 ml फ्लूइड जो है वो कम कर देते हैं जिससे कि प्रीलोड कम हो जाता है। तो स्पेसिफिकली ग्रेड 2 के केसेस में और ग्रेड 1 के केसेस में अमारी ऑयल विरेचन और नॉर्मल विरेचन आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं टू रिड्यूस और टू इम्प्रूव द डायस्टोलिक डिस्फंक्शन। सो ओवरऑल डायस्टोलिक डिस्फंक्शन आप बहुत सालों से ट्रीट कर रहे हैं। बहुत से आपके केसेस है जिसमें ग्रेड 3 का ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 का ग्रेड 1 है या फिर ग्रेड 2 का नॉर्मल है, LVEF बढ़ा हुआ है। तो ये इसके पीछे का मैकेनिक्स, इसके पीछे का साइंस उसके पल्स डॉपलर के टेक्नोलॉजी में छुपा हुआ था जो आज हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आगे जाके भी हम लोग इसको इसी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। आई होप कि आज का वीडियो जो है वो आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो साबित हो और आगे जाके आपके पेशेंट के 2D को रिपोर्ट को आप और अच्छी तरीके से पढ़ पाए और पेशेंट को भी एक्सप्लेन कर पाए और अच्छे से अच्छे जो कुछ भी ट्रीटमेंट है पेशेंट को यूज करके आप अच्छे इंप्रूवमेंट और अच्छे रिजल्ट दे पाए। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर योर टाइम।